साथियों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि गरीबी और बेरोजगारी तक का टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। गरीबी और बेरोजगारी की समापन के लिए सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मनरेगा। ठीक है, तो मनरेगा के बारे में आज हमको क्या करना है, पूरा डिस्कस करना है, उसके पूरे आयाम डिस्कस करने हैं और साथ ही निर्धनता से बचा हुआ एक छोटा सा टॉपिक जो है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, उसको भी देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मनरेगा क्या होती है इसके बारे में। तो देखो, मनरेगा क्या था? गरीबी और बेरोजगारी के समापन के लिए सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, वो कार्यक्रम का संबंध अवसंरचना विकास से था। उस अवसंरचना विकास के माध्यम से रोजगार का जनरेशन किया जाएगा और अल्टीमेटली रोजगार के जनरेशन से बेरोजगारी समाप्त होगी और गरीबी समाप्त होगी। सिंपल सा इसका क्या था, एक मोटो था। केंद्र सरकार की क्या थी ये? एक फ्लैगशिप योजना थी जिसका प्रारंभ 2006 में एक तरीके से प्रायोगिक तौर पर 200 जिलों में किया गया था। 2006 में प्रायोगिक तौर पर 200 जिलों में किया गया। बाद में उसको 2008 में संपूर्ण देश में क्या कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया और 2009 में उसका नाम बदल करके महात्मा गांधी जी के नाम पे रख दिया गया। पहले इसका नाम क्या था, नरेगा था, बाद में उसको महात्मा गांधी जी के नाम पे मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, तो ये उसकी बेसिक जानकारी थी। अब आता है कि उसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्यों में जो एक बड़ा उद्देश्य था वो क्या था कि 100 दिन के अकुशल रोजगार प्राप्त करने की गारंटी देता। मतलब कम से कम 100 दिन का रोजगार तो आपको प्राप्त होगा ही, पहली गारंटी इस बात की हो गई। दूसरा जो होता था वो है कि ग्रामीण परिवारों में एक वयस्क को क्या मिलेगा, वैधानिक रोजगार प्राप्त होगा। मतलब कानूनन ये वो बना दिया गया, कानूनन अधिकार बना दिया गया कि प्रत्येक परिवार में एक वयस्क व्यक्ति को रोजगार तो दिया ही दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण आजीविका का निर्माण व स्थायी परिसंपत्तियों क्या करना, सृजन करना। अब जब आप लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे, उससे कहीं ना कहीं क्या करवाएंगे, कुछ काम करवाएंगे और उस काम के तहत आपको करवाना क्या है, स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करवाना। स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण मतलब ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो जाएगा कि कहीं आप पंचायत भवन बना रहे हैं, कहीं स्कूल बना रहे हैं, कहीं सड़क बना रहे हैं, तालाब का विकास कर रहे हैं, सामुदायिक भवन बना रहे हैं, इन सभी चीज़ों का निर्माण। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अवसंरचनात्मक बेरोजगारी दूर करना। अब संरचनात्मक बेरोजगारी जो विद्यमान है, हमने पढ़ के आए हुए हैं ऊपर बेरोजगारी के प्रकारों में, उसको समाप्त करना। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपका गरीबी समाप्त हो जाएगी। तो ये क्या थे, उसके बड़े स्तर पर 4 उद्देश्य बनाए गए थे। अब आते हैं कि इस अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए। इस योजना के तहत मनरेगा क्या है, एक अधिनियम के तहत लाया गया, मनरेगा अधिनियम लाया गया था, उसके बाद इस योजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या विशेषताएं इसकी देख लेते हैं। तो रोजगार की कानूनी अधिकारिता है, रोजगार की कानूनी अधिकारिता है कि अगर आपको अप्लाई करने के, जॉब कार्ड बनने के 15 दिन के अंदर आपको रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो आपको फिर क्या मिलेगा, वहाँ पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा, रोजगार जो है आपको आपके निवास स्थान से 5 किलोमीटर के अंदर के पेरीफेरी में ही मिलना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा दूर मिलता है 5 किलोमीटर से तो फिर सरकार आपको क्या देगी, टीए प्रदान करेगी। ठीक है, सरकार क्या देगी आपको, टीए प्रदान करेगी और टीए किस रूप में हो जाएगा, आपका 10% अधिक मजदूरी दी जाएगी। ट्रैवल अलाउंसेस जो दिए जाएंगे वो 10% अधिक मजदूरी के रूप में दिए जाएंगे। तो पहला तो क्या हो गया, 15 दिन के अंदर रोजगार मिले अप्लाई करने के। दूसरा क्या हो गया, 5 किलोमीटर के अंदर रोजगार मिले। तीसरा क्या है कि मजदूरी दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति के आधार पर होनी चाहिए। जो न्यूनतम मजदूरी की बात की गई है, वो न्यूनतम मजदूरी में 2 कॉन्सेप्ट जरूर लगाए जाने चाहिए। पहला, जो मुद्रास्फीति मार्केट में चल रही है उसको एडजस्ट किया जाए, वहाँ पर उसके आधार पे मजदूरी में वृद्धि की जाए। और दूसरा, मुद्रास्फीति की गणना भी किस पे की जाए, सीपीआई पे की जाए, न कि डब्ल्यूपीआई पे की जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे क्योंकि बेसिक्स का है, ये सब सिलेबस में चीज़ें नहीं है। ये सब चीज़ें सीपीआई डब्ल्यूपीआई सब चीज़ें सिलेबस में नहीं है, बट ये बेसिक का है, तो बेसिक की क्लासेस बाद में ले लेंगे। बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं है मेंस में, इस कारण उनको अभी नहीं पढ़ाया गया है ना। इसके अलावा स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन में बल देना, वही हमने ऊपर जो पॉइंट डिस्कस किया, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, ये सब बनाना। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 1/3 महिलाओं को यहाँ पे लिया जाएगा। टोटल मजदूरों में से 1/3 क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। मतलब 33% महिलाओं को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा पीआरआई द्वारा नियोजन और क्रियान्वयन किया जाएगा। जो आपके पंचायती राज संस्थान है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स जो हैं, उनके द्वारा इसको क्या किया जाएगा, विनियमित किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा श्रमिकों को प्राथमिक स्वास्थ्य में बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करना। जो श्रमिक जहाँ काम करने जा रहे हैं, वर्क साइट में जहाँ पे काम करने जा रहे हैं, वहाँ पर उनको क्या है, ये सब सुविधाएं भी प्राप्त होनी चाहिए। अब आता है इनका क्रियान्वयन कैसे किया जाता है। तो कार्य का स्वरूप, योजना निर्माण कौन करेगा, ग्राम सभा। जस्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि इनका नियोजन क्रियान्वयन कौन करता है, पीआरआई करते हैं।
और पीआरआई जो पंचायती राज संस्थान होते हैं, पंचायती राज संस्थानों की जो सबसे बड़ी संस्था होती है, उनको चलाने वाली जो संस्था होती है, उसको बोलते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा किससे बनती है? तो ग्राम सभा उस ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में जितने लोगों का नाम होगा वो सभी लोग उस ग्राम सभा के सदस्य होंगे। अगेन पॉइंट अच्छे सुनना, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो संबंधित ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में जितने लोगों का नाम होगा वो सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। इसका मतलब कि गांव की पूरी आबादी ग्राम सभा की सदस्य नहीं होती है, गांव की पूरी आबादी ग्राम सभा की सदस्य नहीं होती है, सिर्फ वयस्क, और वयस्क में भी वो जिनका निर्वाचक नामावली में नाम है। फिर व्यय वहन, तो इसमें जो खर्चा आएगा मनरेगा का उसको कौन उठाएगा? तो अगर कुशल श्रम की बात की जाए, ठीक है, अगर कुशल श्रम की बात की जाए तो कुशल श्रम के उस केस में कुशल या अर्धकुशल की बात कर लो, तो कुशल या अर्धकुशल के केस में 75% खर्चा केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा, 25% खर्चा राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाएगा। जबकि अकुशल श्रम के केस में पूरा 100% खर्चा कौन उठाएगी? केंद्र सरकार उठाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? व्यय वहन हो गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कैसे क्रियान्वयन हो रहा है? तो मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन और निगरानी मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद बनाई गई है, उसके द्वारा एक क्रियान्वयन किया जाता है। अब आता है इसके तहत क्या कार्य होते हैं? तो वही भूमि विकास करना। भूमि विकास करना मतलब कहीं भूमि का समतलीकरण कर रहे हैं, कहीं तालाब बना रहे हैं, कहीं पेड़ लगा रहे हैं, ये सब चीज़ें भूमि विकास के तहत आती हैं। जल संसाधन का संरक्षण करना, वही अगेन पॉइंट, नहर बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, नालियाँ बना रहे हैं, बावड़ियाँ बना रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ें। वृक्षारोपण करना, बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध बना रहे हैं, स्टॉप डैम बना रहे हैं, छोटे छोटे सड़क निर्माण कर रहे हैं, ऐसे 50 काम किए जाते हैं इनके द्वारा। अब आता है कि इस क्षेत्र में समस्याएं क्या जाती हैं? अपर्याप्त बजट है। सरकार, देखो योजनागत रूप से देखा जाए, योजनागत रूप से मतलब कि जो योजनाएं चलती हैं उनके लिए जो बजट आवंटन होता है उसमें सबसे ज़्यादा बजट आवंटन मनरेगा के लिए ही होता है, पर फिर भी वो बजट क्या है? कम है। फिर भी वो बजट क्या है? कम है। इसके अलावा मजदूरी के भुगतान में देरी होती है। 78% कामगारों को समय पर भुगतान प्राप्त नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि देर से भुगतान किया जाता है, मजदूरी देर से दी जाती है। इसके अलावा क्या है एक समस्या कि कम मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुरूप नहीं दी जाती है। जो न्यूनतम मजदूरी है वो मजदूरी आपका जो 1948 का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम उसके अनुरूप नहीं दी जाती है, और वैकल्पिक रोजगार तलाशने के लिए मजबूर हो जाते हैं वो। तो जो आपका 1948 का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वो बात करता है कि मुद्रास्फीति जो चल रही होगी उसके आधार पर, एडजस्टमेंट के आधार पर हम क्या करेंगे? न्यूनतम मजदूरी तय करेंगे। पर सरकारें मुद्रास्फीति तो बढ़ती रहती है, पर उस मुद्रास्फीति के आधार पर न्यूनतम मजदूरी की दर में वृद्धि नहीं करती हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है? मनरेगा के तहत उसको कम मजदूरी मिलती है, पर उस कम मिली हुई मजदूरी में उसका तो घर चलता नहीं है, घर खर्च उसके ज़्यादा हैं, तो फिर उसको कहीं और भी रोजगार तलाशना पड़ता है। तो वैकल्पिक रोजगार की तलाश में उसको क्या है? निकलना पड़ता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार और अनियमितता, अपात्रों को क्या है? फर्जी जॉब कार्ड जारी कर दिए जाते हैं। जो लोग पात्र नहीं हैं, जो लोग क्या है बीपीएल कैटेगरी से ऊपर हैं, जो लोग पात्र नहीं हैं, उनको भी यहाँ पे क्या कर लिया जाता है? रजिस्टर कर लिया जाता है, पंजीकृत कर लिया जाता है, जॉब कार्ड जारी कर दिए जाते हैं। इवन कई बार मृत लोगों के नाम पे भी जॉब कार्ड जारी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कृषि में मजदूरों की कमी हो जाती है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे लोगों को बड़ी आसानी से रोजगार मिलने लग गया, बड़ी आसानी से पैसा मिलने लग गया न्यूनतम मजदूरी नियम के तहत। इससे हुआ क्या? जो कृषि क्षेत्र थी वहां पे मजदूरों की कमी हो गई। अब मजदूरों की कमी तो हो गई, इसके साथ साथ क्या हो गया? वहां पर जो मजदूर थे वहां के वो महंगे हो गए। इससे क्या हुआ? कृषि की लागत में वृद्धि हो गई। इसके अलावा शहरों में मजदूरों का अत्यधिक उपलब्धता है। अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब इधर वो करते हैं, पलायन करते हैं शहरी क्षेत्रों में, तो यहाँ मजदूरों की संख्या बढ़ जाती है। पर शहरी क्षेत्रों में मजदूरों की उतनी ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मशीनीकरण है। ठीक है, तो ये एक समस्या है। इसके अलावा कौशल और तकनीकी युक्त कार्यों को शामिल करना, कौशल और तकनीकी युक्त कार्यों को अभी भी मनरेगा के तहत शामिल नहीं किया गया अच्छे से, तो वो एक समस्या बनी हुई है निरंतर। तो ये सभी क्या है यहाँ पर समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब आता है कि मनरेगा की सफलताएं क्या हैं। तो मनरेगा की सफलता हम सबसे पहले देखेंगे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में। तो ग्रामीण विकास में आर्थिक विकास के साथ श्रमिक अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है। रोजगार का अधिकार मिलने से आर्थिक स्वतंत्रता आई है। 33% महिलाएं प्राथमिकता से क्या कर रही हैं? क्या हो रहा है? 33% महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, तो उनका क्या हो रहा है? महिला सशक्तिकरण हो रहा है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि मनरेगा में जो काम करने वाले लोग हैं अधिकांशतः क्या है? ग्रामीण लोग ही हैं, है ना। इसके अलावा समय आधारित स्थानीय रोजगार प्राप्ति से शहरों से क्या हुआ? शहरों में पलायन कम हो गया है।
ग्रामीण अवसंरचना विकास निर्माण आदि से क्या हुआ, बुनियादी सुविधाएं प्राप्त होने लग गई हैं। रोजगारोन्मुख होने से क्या है, जीवन स्तर में सुधार हुआ है, रोजगार प्राप्त हो रहा है लोगों को, न्यूनतम मजदूरी प्राप्त हो रही है लोगों को। इससे क्या हो रहा है, वो अपने शिक्षा स्वास्थ्य इन सब में क्या कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। अल्टीमेटली देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने को मिलती है। तो ये क्या है, आपका ग्रामीण विकास में योगदान है। ठीक है, अब आता है समावेशी विकास में योगदान। समावेशी मतलब, समावेशन मतलब सभी को समाहित करना। समावेशन का मतलब क्या है, सभी को समाहित करना। जब हम समावेशी विकास बोलते हैं तो विकास की प्रक्रिया में सभी को समाहित करना। और यहाँ सभी मतलब क्या है, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी लिंग, सभी धर्म, सभी क्षेत्र। ठीक है, कोई दूर दराज क्षेत्र में रहता है, कोई जंगली क्षेत्र में रहता है, कोई आदिवासी क्षेत्र में रहता है, सभी को शामिल करना विकास की प्रक्रिया में। तो इसके तहत क्या हुआ, 13 करोड़ परिवारों को लगभग 28 करोड़ कामगारों को जॉब कार्ड जारी किए गए। मतलब एक बहुत बड़ी संख्या होती है 28 करोड़ लोगों को जॉब कार्ड जारी करना। कोरोना काल में इनकी संख्या बढ़ गई थी। इसके अलावा श्रम मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण बेरोजगारी की संख्या में कमी आई है। ग्रामीण बेरोजगारी की संख्या में कमी आई। 2005 में 42% बेरोजगारी थी, 2019 में 30% के आसपास बची है। तो धीरे धीरे क्या है, बेरोजगारी और गरीबी में भी क्या है, कमी आती जा रही है। ठीक है, क्योंकि मनरेगा के तहत लोगों को काम प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा ग्रामीण श्रम बाजार के मजदूरों में वृद्धि, श्रमिकों की क्या है, मोलभाव क्षमता बढ़ी है। अब हुआ क्या, ग्रामीण जो श्रम बाजार था उसमें मजदूरों में वृद्धि हो गई, मजदूरों की स्थिति में सुधार हो गया मनरेगा की वजह से। तो अल्टीमेटली उससे हुआ क्या कि उनका जो शोषण होता था उस क्षेत्र में वो कम हो गया। क्यों, क्योंकि अब उनको कितना मूल्य चाहिए ये खुद कोट कर पाते हैं वो, है ना। इसके अलावा संगठित क्षेत्र से ऋण लेने की दर में वृद्धि हुई है। 2019 में 70% थी, 2005 में 25% थी। देखो ऋण हमको कोई व्यक्ति ऋण कब प्रदान करता है, आपके दोस्त की बात नहीं कर रहे हैं कि आपका दोस्त आपको कोई ऋण दे दिया। हम बात कर रहे हैं खुले मार्केट में आपको कोई व्यक्ति ऋण तब प्रदान करेगा जब वो देखेगा कि आपकी इनकम कितनी है। उस इनकम के आधार पर आपको क्या करता है, वो ऋण प्रदान करता है। अगर आपकी इनकम नहीं है तो उसको पता है आपको जितना भी वो ऋण देगा वो ऋण क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, आप वापस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है। तो मनरेगा के तहत लोगों को नौकरी मिल गई तो उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हो गया। तो अब जब वो मार्केट में लोन लेने के लिए निकलते हैं तो लोन उनको आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट लाइफ चल रहा है, उसमें क्या है, कौशल विकास में सुधार किया जा रहा है वहाँ के लोगों को। इसके अलावा क्या है, रोजगार में वृद्धि हुई है। ठीक है, देश में कुल रोजगार में मनरेगा की भूमिका में वृद्धि हुई है, जिसमें क्या है, टोटल रोजगार जितना भी होता है उसमें 30% कहाँ से आ रहा है, मनरेगा से आ रहा है। अन्य क्षेत्र 70% हो गए, यहाँ पे काम करनी है उसका। 30% टोटल मनरेगा से आता है। 30% में 20% समाहित हैं एसटी, 23% समाहित हैं एससी और 57% समाहित हैं महिलाएं। तो ये क्या था, पूरा आपका समावेशी विकास था। अब आता है कृषि विकास में क्या योगदान है मनरेगा का। जैसे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना चल रही है, उदाहरण के लिए हम बात कर लें प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। तो सिंचाई के लिए वहाँ क्या कर रहे हो, संसाधनों का निर्माण कर रहे हैं, चाहे नहर बनाना हो, बांध बनाना हो या अन्य चीज़ों का वहाँ पे क्या करना हो, अवसंरचनाओं का, सिंचाई अवसंरचनाओं का निर्माण करना हो, सब मनरेगा के तहत क्या होता है, आसानी से हो जाता है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट प्लांटों को बनाना, सरकार क्या करती है, जैविक खेती को बढ़ावा देती है, जैविक खाद के निर्माण को बढ़ावा देती है, उसके लिए सरकार क्या करती है, सहायता राशि प्रदान करती है। तो अगर आपको वर्मी कंपोस्ट प्लांट बनाना है तो मनरेगा क्या ले लीजिए, सहायता ले लीजिए। इसके अलावा व्यक्तिगत घरेलू परिसंपत्तियों में वृद्धि करना। व्यक्तिगत घरेलू परिसंपत्ति का मतलब क्या होता है कि लोग अपने लिए क्या कर रहे हैं, सरकार की मदद से कुछ काम चीज़ें बनवा रहे हैं। जैसे क्या हो गया आपका ग्रामीण क्षेत्र में क्या बनवा लिए आप, मवेशी का शेड बनवा लिए। ठीक है, मवेशी शेड बनवा लिए, सामुदायिक भवन बनवा लिए, सामुदायिक शौचालय बनवा लिए। ठीक है, आवास निर्माण करवा लिए। ये सभी चीज़ें जो होती हैं व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के तहत आ जाती हैं। इसके अलावा कृषि जोत के आकार में क्या होना, वृद्धि होना। इससे क्या हुआ, बंजर भूमि का विकास कार्यक्रम चलाया गया। जैसे बंजर भूमि, जो भूमि क्या हो गई थी, पड़ती हो गई थी, बंजर हो गई थी, वहाँ पे मनरेगा के माध्यम से क्या किया गया, वृक्षारोपण आदि कर करके वहाँ की मिट्टी में सुधार किया गया, ताकि उस मृदा को क्या बनाया जा सकते, जोत के अनुरूप बनाया जा सके, वहाँ पे उसको कृषि जोत भूमि में कन्वर्ट किया जा सके। इसके अलावा वृक्षारोपण से भू कटाव को रोकना। जिन क्षेत्रों में भू कटाव ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे क्या किया गया, मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण किया गया ताकि भू कटाव को रोका जा सके, मृदा जो अपरदन है उसको रोका जा सके। इसके अलावा भू समतलीकरण करना, भूमि को क्या करना, समतल करना। और क्या करना, कृषि सहायक क्रियाओं में वृद्धि, जैसे सामुदायिक तालाब बना दिए, वहाँ पे मत्स्य पालन करने लग गए लोग, बागवानी बना दिए, सड़क निर्माण कर दिए। ठीक है, सामूहिक संपत्तियों में का भी क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसके अलावा भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि कार्यों में लगाया गया है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे कृषक मजदूर जिनके पास किसी प्रकार कोई भूमि नहीं थी, उनको भी क्या किया गया है,
कृषि कार्यों में लगा दिया गया मनरेगा के तहत। इससे लाभ क्या हुआ, कृषि लागत में कमी आती है, क्योंकि किसान के खर्चे में कमी आ जाएगी, क्योंकि किसान को सहायता मिल गई सरकार की तरफ से मनरेगा के रूप में, है ना। तो ये सभी क्या है आपके ग्रामीण उसमें सुधार के माध्यम है, ठीक है, उसके कृषि क्षेत्र में सुधार का योगदान है मनरेगा का, ठीक है। अब आता है कि मनरेगा में जो समस्याएं विद्यमान हैं उनमें सुधार कैसे करें हम। तो सुधारों के लिए हम किसको रेफर करते हैं, सेकंड जो ARC रिपोर्ट आई थी, ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसको हम यहाँ पर रेफर करते हैं। उसके अनुसार हम अगर वो उसमें जाएँ तो पहला क्या आता है कि जागरूकता सृजन कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। बहुत से लोग जागरूक नहीं हैं अपने मनरेगा के प्रति, जो उनको अधिकार प्रदान किए गए हैं मनरेगा के तहत, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, तो पहले तो उनको जागरूक करिए। दूसरा, उचित लाभार्थी पहचान करिए। हमने देखा कि फर्जी जॉब कार्ड जारी हो रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या है, उचित लाभार्थी की पहचान कीजिए। उचित लाभार्थी की पहचान कैसे करेंगे, तो आप जैम का प्रयोग कर सकते हैं, जनधन आधार मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं, वोटर ID वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन और मूल्यांकन सोशल ऑडिट के माध्यम से होना चाहिए। अब अधिकांश लोग यहाँ पे बोलते हैं हमारी स्थिति खराब है इसलिए हमको यहाँ पे रोजगार दिया जाना चाहिए, बट उनकी स्थिति वाकई खराब है या नहीं खराब है, इसमें आप सेंसस डेटा प्रयोग कर सकते हैं, या इसके अलावा सोशल ऑडिट कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ब्लॉक स्तर से क्रियान्वयन और निगरानी की जानी चाहिए, ब्लॉक लेवल से एकदम निगरानी होनी चाहिए। अभी यहाँ पे क्या होता है, या तो राज्य के स्तर पे, जिला के स्तर पे होता है। इससे समस्या क्या जाती है कि सही समय पे निगरानी नहीं हो पाती है और नियमित निगरानी नहीं हो पाती है। इससे भ्रष्टाचार, अनियमितता उत्पन्न होती है। तो ब्लॉक लेवल से अगर निगरानी का प्रावधान किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी हेतु टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी सरकार नहीं देती है, मुद्रास्फीति आदि को एडजस्ट करके, तो एक टास्क फोर्स गठित कर दी जाए जो सरकार को क्या देती रहे, सुझाव देती रहे कि आप इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा भुगतान इच्छानुसार होना चाहिए। जैसे हम बोल रहे थे भुगतान में देरी हो रही, भुगतान में देरी के अलग अलग कारण हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाता है, भुगतान उसकी इच्छा अनुसार मिलना चाहिए कि अगर वो कैश चाहता है तो कैश मिले, अगर वो DBT के माध्यम से चाहता है अपने खाते में तो उसको DBT के माध्यम से उसके खाते में मिलना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है, कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मतलब जिस कार्य के लिए जितना धन आवंटित हुआ है उसका मूल्यांकन, उसकी निगरानी उसी समय होनी चाहिए जब कार्य चल रहा है। ऐसा नहीं कि अब कार्य पूरा हो गया, पैसा आपने ठेकेदार को सैंक्शन कर दिया, उसके 4 महीने 6 महीने साल भर बाद क्या हो रही है, उसकी निगरानी हो रही है, ऐसा नहीं, उसी समय होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मनरेगा की अन्य योजनाओं जैसे ग्रीन इंडिया पहल, स्वच्छ भारत अभियान, सबसे जोड़ा जाना चाहिए। मनरेगा को जब आप अलग अलग योजनाओं से जोड़ देंगे तो उन योजनाओं में जो काम चल रहा है उसको आप मनरेगा के माध्यम से क्या कर सकेंगे, कंप्लीट करवा सकेंगे। चाहे ग्रीन इंडिया पहल के तहत वृक्षारोपण करना हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय आदि का निर्माण करना हो, सभी उसके तहत क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो ये पूरा क्या था आपका मनरेगा था, जिसमें अभी हमने मनरेगा को लेकर के सुझाव देखे। अब आता है मध्य प्रदेश में गरीबी। देखो मध्य प्रदेश में गरीबी के आंकड़े को लेकर बात कर लेते हैं। कुल जनसंख्या मध्य प्रदेश की लगभग 7.5 करोड़ है, ठीक है, 7.21 करोड़। वर्ल्ड बैंक के अनुसार हमारे प्रदेश में 32% गरीबी है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में हमारा 8वां स्थान लगता है, जिसमें हमारे यहाँ पे लगभग 2 करोड़ 30 लाख लोग क्या हैं, गरीब हैं। तेंदुलकर समिति के अनुसार 2005 में 48% गरीब थे, 2005 में 31% गरीब थे, और उसके हिसाब से संख्या जो हो जाती है वो लगभग हो जाती है 2 करोड़ 30 लाख के आसपास। तो ये तो क्या है, एक डेटा है, ठीक है। अब इस डेटा को अगर आप क्षेत्रीय वितरण के आधार पर देखेंगे, क्षेत्रीय वितरण की मालवा क्षेत्र में कितना, बुंदेलखंड बघेलखंड कितना, चंबल कितना, दक्षिण पूर्व कितना, है ना। तो चूंकि मध्य प्रदेश की गरीबी क्या है, लगभग क्या है 35% 36% के आसपास बनी हुई है, मोटा मोटा एक बात कर लें तो उसी के आसपास सभी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। उस डेटा को आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश में गरीबी के क्षेत्रीय प्रतिरूप को समझाइए, या मध्य प्रदेश में गरीबी के क्षेत्रीय वितरण को समझाइए, तो वहाँ पे आपको इन्हीं चीज़ों को क्या करना है, कोट करना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये चीज़ें दी इसको कोट करना है वहाँ पर, ठीक है। अब आता है कि मध्य प्रदेश में गरीबी बेरोजगारी का कारण क्या है। तो भारत में जो गरीबी बेरोजगारी के कारण हैं वो सभी कारण यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, वो सभी कारण यहाँ फिट होंगे। पर इसके अलावा कुछ और कारण भी जो सिर्फ मध्य प्रदेश से ही संबंधित हैं। जैसे क्या है, समावेशी वृद्धि का ना होना। हमारे यहाँ पे क्या है, विगत दशक में आर्थिक विकास की दर 2 अंकों पर रही है, पर सभी क्षेत्र बराबर वृद्धि नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र 15-16% में वृद्धि करता है, औद्योगिक क्षेत्र 2.5-3% में वृद्धि करता है, सेवा क्षेत्र 4-5% में वृद्धि कर रहा होता है हमारा। तो ये एक समावेशन नहीं है वृद्धि में। दूसरा, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है। लगभग हमारी 65-66% आबादी क्या है, कृषि पर निर्भर है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों का संकेंद्रण सीमित क्षेत्रों पर। अब हमारे यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र या तो मालवा रीजन में मिलेंगे या चंबल रीजन में कुछ मिल जाएंगे, और कुछ आपको बघेलखंड में मिल जाएंगे। इसके अलावा क्या है,
कहीं हमारे यहाँ पे उद्योग क्षेत्र है ही नहीं, ठीक है। और मालवा रीजन में भी आ जाओ तो वहाँ पे भी एकदम स्पेसिफिक है कि धार और देवास और इंदौर में ही मिलेगा और भोपाल में मिलेगा बस, ठीक है। ऐसे ही आप मघेलखंड में जाओगे तो वहाँ पे भी एकदम फिक्स है कि कुछ सीमेंट फैक्ट्री सतना रीवा मिल जाएंगी, बस हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा संकेंद्रण है। इसके अलावा स्थानीय संसाधनों का निर्यात किया जाना। अब हमारे यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों के मामले में मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा रिच है, पर वो प्राकृतिक संसाधन हम प्रयोग करते ही नहीं है। हम क्या कर देते हैं, उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं। जैसे तांबा का निर्यात कर दिया हिंडाल्को को, ठीक है, कोयले का निर्यात कर दिया, हीरे का निर्यात कर दिया, ये सब समस्याएं बनी हुई हैं। इसके अलावा व्यापक वन क्षेत्र व आदिवासियों की जनसंख्या। अब हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जिसके पास वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। देश में पहले नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, जिसके पास सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। तो ये तो अच्छी बात हो गई, पर इसके कारण एक समस्या उत्पन्न होती है कि अब इन वन क्षेत्रों में अधिकांशतः रह रहे हैं कौन, आदिवासी रह रहे हैं। जब आप कोई विकास करने जाएंगे, वन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाने जाएंगे, तो वन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाना ही गलत है पहले तो। दूसरा, अगर आप नुकसान पहुंचा भी दिए, उनको वनों को समाप्त कर दिए, तो उन आदिवासियों को वहाँ से क्या होगा, विस्थापन होगा, ठीक है। तो ये समस्याएं बनी हुई हैं। तो एसटी के जो अधिकार हैं, वन अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006, उसके तहत क्या है, समस्या खड़ी हो जाती है। इसके अलावा उत्पादक संसाधनों का अभाव है। हम हमारे यहाँ के प्राकृतिक खनिजों का प्रयोग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे उत्तम तकनीक नहीं है उनको प्रयोग करने की, ठीक है। इसके अलावा अत्यधिक क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र तक ही सीमित हैं। हमारे यहाँ पे कृषि और खनिज उत्पादन यही काम चल रहे हैं, उद्योग और सेवा क्षेत्र में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उत्पादकों हेतु बाजार नहीं है, अगेन वही पॉइंट कि अगर कोई उत्पादन कर भी दिया तो उसके अनुसार बाजार नहीं हमारे यहाँ पे, कि हमारे यहाँ पे आके वो कोई बड़ी कार कंपनी का वो लग ही जाए, ठीक है, टेस्ला का प्लांट लग ही जाएगा अगर, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ की जो आबादी है अधिकांशतः मध्यम वर्गीय उससे नीचे जीवन यापन कर रही है। इसके अलावा संगठन का अभाव है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास को लेकर के हमारे यहाँ पे कोई कभी संगठन बने ही नहीं, ठीक है। इस संगठन मतलब यहाँ वित्तीय संगठनों की बात की जा रही है जो पूंजी उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। शिक्षा स्वास्थ्य अगर ये नहीं रहेगा तो कौशल विकास नहीं होगा। तो ये सभी क्या है, मध्य प्रदेश में गरीबी को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, ठीक है, और प्रशासनिक शिथिलता बनी हुई है, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, मध्य प्रदेश में गरीबी के वो हो गए कारण हो गए, बेरोजगारी के भी कारण यही है, गरीबी के भी कारण यही है, ठीक है। और आता है कि मध्य प्रदेश में गरीबी बेरोजगारी को लेकर के क्या सुधार किए जाने चाहिए, तो जो भारत में आपने लिखे वही यहाँ पे आ जाएंगे। क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो जो आपने ऊपर लिखे वही कार्यक्रम यहाँ पे आ जाएंगे। कुछ कार्यक्रम आप फ्री में देख लेंगे उसको, ठीक है, फ्री वाले नोट्स में। सरकार छोटे छोटे चलाती रहती, संबल योजना चला दी, रोजगार सेतु पोर्टल बना दिया, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पे कोट कर सकते हैं आप। अब आता है आखिरी पॉइंट उसमें, हाँ, अब आता है कि मध्य प्रदेश में गरीबी निवारण कार्यक्रम, उसको देख लेते हैं। भारत सरकार ने क्या चला है, रोजगार सुरक्षा को लेकर के मनरेगा चलाई है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई है, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना चलाई है, ठीक है। सामाजिक सहायता को लेकर के वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन चलाई हुई है। इसके अलावा आधारभूत सुविधाओं तक पहुँच के लिए, आधारभूत सुविधाएं क्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान चला दिया, शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार ला दिया, खाता होना चाहिए तो जनधन आधार योजना ला दी, मकान होना चाहिए तो आवास योजना ला दी, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाना होना चाहिए तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ला दिया, मध्याह्न भोजन ला दिया, गैस स्वच्छ ईंधन होना चाहिए तो उज्ज्वला योजना ला दी, स्वच्छ जल होना चाहिए तो जल जीवन मिशन ला दिया। यही तो आधारभूत सुविधाएं होती हैं। इसके अलावा कृषि संबंधी कार्यक्रम में तो केसीसी ला दिया, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 से लोगों को ऋण प्रदान हो गया, फसल बीमा ला दी ताकि फसल का नुकसान हुए तो कुछ भरपाई हो जाए, न्यूनतम उत्पाद प्राप्त हो इसलिए एमएसपी ला दिया गया, न्यूनतम मूल्य प्राप्त हो जाए इसलिए एमएसपी ला दिया, सिंचाई योजना के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना ला दी, किसान मानधन योजना ला दी जिसके तहत 6,000 रुपये दिए जाते हैं, है ना। ये तो भारत सरकार के हो गए। मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है, तो मध्य प्रदेश सरकार रोजगार सुरक्षा कार्यक्रम के तहत, बेरोजगारी निवारण कार्यक्रम के तहत क्या सीएम स्वरोजगार योजना ला दी, कमलनाथ जी के लाए थे। सीएम युवा स्वाभिमान योजना ला दी कमलनाथ जी के टाइम। आर्थिक कल्याण योजना ला दी गई है, कौशल उन्नयन योजना ला दी गई, कुछ ना कुछ काम सिखाया जा रहा है आईटीआई पॉलिटेक्निक के माध्यम से। इसके अलावा सीएम युवा इंजीनियर योजना लाई गई है और रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों का डेटा कलेक्शन किया जाता है। तो ये तो क्या हो गया रोजगार के लिए। सामाजिक सहायता के लिए संबल योजना हो गई आपकी, ठीक है, संबल योजना जिसके तहत क्या सरल बिजली बिल दिया जाता है, पुराने बिजली बिल माफ़ किए जाते हैं, अंत्योदय राशि प्रदान की जाती है, अनुदान प्रदान किए जाते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाता है। संबल योजना के बहुत सारे आयाम हैं।
इसके अलावा सीएम कन्या अभिभावक पेंशन योजना, अगर किन्हीं अभिभावक की सिर्फ एक ही संतान है, वो संतान लड़की थी, तो फिर ऐसे अभिभावकों को क्या दिया जाता है, पेंशन प्रदान की जाती है। इसके अलावा सीएम कन्यादान योजना, सीएम क्या है, कन्यादान भी कर देते हैं। सीएम मजदूर सुरक्षा पेंशन योजना भी चल रही है, ठीक है। और निःशक्त जन छात्रवृत्ति योजनाएं भी चलती रहती हैं। ये सभी क्या है, गरीबी बेरोजगारी के समापन को लेकर के सरकार द्वारा चलाई जा रही, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं सामाजिक सहायता के तहत। अब आधारभूत अवसंरचना सेवाओं को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो सीएम ग्रामीण आवास मिशन हो गया, ठीक है, सभी के लिए आवास की बात की गई है। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हो गई, बोले हर 24/7 बिजली सप्लाई करेंगे। गांव की बेटी योजना हो गई, प्रतिभा किरण योजना हो गई, छात्रवृत्ति वितरण हो गया, स्मार्टफोन वितरण हो गया। ये सभी योजनाएं आप चल रही हैं। इसके तो कई सारे आप लोगों में से कई सारे लोग लाभार्थी भी होंगे इन योजनाओं के, है ना। इसके अलावा सीएम राज्य बीमा सहायता योजना भी चल रही है, बीपीएल परिवारों को कुछ सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है आपका, सीएम अन्नपूर्णा योजना एनएफएस के तहत सस्ता राशन देना, 25 किलो खाद्यान्न 1 रुपये प्रति किलो की दर से देना। दीनदयाल चलित अस्पताल चला रहे हैं, जननी स्वच्छ जननी एक्सप्रेस योजना चल रही है। ये सभी काम उसके तहत किए जा रहे हैं, ठीक है। अब आता है निर्धनता उन्मूलक कार्यक्रम का मूल्यांकन, जो इतने सारे कार्यक्रम चलाए। सफलता में जाएंगे तो भाई गरीबी में कमी आई है, गरीबी में कमी आई है, बात बिल्कुल सही है। देखो, खत्म नहीं हुई, ये एक समस्या है। लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है और सामाजिक स्वास्थ्य स्थिति में भी क्या हुआ है, उनका सुधार हुआ है। पहले भुखमरी की समस्या रहती थी, आज की तारीख में भुखमरी की समस्या नहीं है, वो समाप्त हो चुकी लगभग। आज की तारीख में अगर आपको भुखमरी कहीं देखने को मिलती है तो वो खाद्यान्न की कमी के कारण देखने को नहीं मिलेगी, खाद्यान्न की वितरण में अनियमितता के कारण देखने को मिलेगी। और खाद्यान्न वितरण में अनियमितता उत्पन्न होती है अगर, तो उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, वो है जिले का मुखिया, डीएम। वो उसका दायित्व था कि उसके जिले में, उसके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में कोई भूखा ना सोने पाए, वो उस व्यक्ति का दायित्व है। तो अगर कोई भूखा सो रहा है, भूखमरी की वजह से मर रहा है, तो उस पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब आता है असफलताएं क्या रहीं। तो देखो, गरीबी समाप्त नहीं हुई है, तो आपको पता ही है अभी भी गरीबी लगभग 21% से ऊपर बनी हुई। अगर आप तेंदुलकर के हिसाब से जाएंगे, रंगराजन के हिसाब से जाएंगे तो 29% बनी हुई है, ठीक है। और बेरोजगारी का स्तर है ही, अशिक्षा है ही, अशिक्षा है कैसे कि 73% लोग ही क्या है शिक्षित है, बाकी तो अभी भी 27% क्या है उस ब्रैकेट से बाहर हैं। कार्यक्रमों का समावेशन न होना, सभी लोगों तक क्या है इनका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। कमजोर क्रियान्वयन हो रहा है, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को जन समर्थन नहीं मिलता। गरीबी हटाओ चल रहा है 70 के दशक से, पर लोगों द्वारा उतना समर्थन नहीं किया जाता, क्योंकि लोगों को पता है कि सरकार भ्रष्टाचार करती है, प्रशासन भ्रष्टाचार करता है, अनियमितता करता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार लीकेज है, ठीक है। राजीव गांधी बोलते थे 100 पैसे भेजते हैं तो 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं, बाकी 85 पैसे गायब हो जाते हैं। उस 85 पैसे में से 50 पैसे तो राजीव गांधी की जेब में जाते थे खुद के, उनका भी तो अपना कट होता होगा, है ना। तो ये सभी समस्याएं वहाँ पर विद्यमान हैं। सुझाव क्या दिया जाता है, तो कार्यक्रमों का लक्ष्योन्मुख किया जाना चाहिए, लक्ष्योन्मुख संचालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक चरण पर सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए। क्रियान्वयन ग्राम सभा के स्तर पर हो, क्रियान्वयन में एनजीओ, सिविल सोसाइटी, इन सबकी भागीदारी बढ़ाई जाए, और गरीबी निवारण हेतु स्पष्ट रणनीति का विकास किया जाए। तो ये सभी क्या है उनके सुझाव दिए जा सकते हैं गरीबी निवारण कार्यक्रमों को, बेरोजगारी निवारण कार्यक्रमों को सफल बनाने को लेकर के। तो ये यहाँ से पूरा आपका गरीबी बेरोजगारी अब से समाप्त होता है, ठीक है। और गरीबी बेरोजगारी तक जो आपका टॉपिक था मनरेगा, वो भी समाप्त होता है। अब यहाँ से कल से हम नया टॉपिक चालू करेंगे। अब टॉपिक्स को थोड़ा तेज़ी से ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि अभी आपकी प्री की डेट्स आ गई हैं, ठीक है। तो मेंस के जो टॉपिक्स हैं इनको जल्दी से समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप मेंस के साथ प्री भी पढ़ना चालू कीजिए, और मेंस की पढ़ाई अभी बिल्कुल बंद मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 4 महीने का समय बहुत होता है प्री के लिए, इसलिए मेंस को भी साथ में लेके चलिएगा। तो अभी के लिए क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।